नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या 2026 की शुरुआत के साथ अमेरिका का डेविल फेस सामने आ चुका है? क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना दुनिया में अमेरिका की गुंडागर्दी का नया प्रमाण है, या फिर अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ अमेरिका के दबदबे का प्रमाण, या फिर जिन देशों के पास खनिज संपदा है और अगर वो परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है तो क्या उनको अपने आप को अमेरिका की कठपुतली मान लेना चाहिए? क्योंकि सवाल मादुरो की गिरफ्तारी और उसका अमेरिका में नशा फैलाने से आरोप से जुड़ा नहीं है। सवाल जुड़ा है मादुरो का अमेरिका के खिलाफ बगावत करना और डॉलर के मुकाबले अन्य करेंसी में ट्रेड करना। तो क्या पेट्रो डॉलर की मार ने अमेरिका को मजबूर कर दिया? आखिर ये पेट्रो डॉलर क्या है जिसके दम पर अमेरिका जिंदा है, और क्या है अमेरिका की वो 50 साल पुरानी गुप्त डील जिसके टूटने से अमेरिका बौखला गया? साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका के वेनेजुएला पर कंट्रोल से भारत को क्या क्या फायदा होगा, और आपको बताएंगे अब कौन कौन से देश दहशत में और किन पर अमेरिका अटैक कर सकता है, और क्या सच में शुरू हो चुका है ट्रंप का देश हथियाओ अभियान। सबसे पहले जरा यह समझिए कि ट्रंप का वेनेजुएला हड़पो अभियान कैसे शुरू हुआ, और क्या वाकई में शुरू से अमेरिका यही कर रहा था, या एक दौर में अमेरिका वेनेजुएला की तरक्की उसके आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा साथी था? अगर ऐसा था तो वहां से आगे बढ़ते बढ़ते वेनेजुएला को पूरे तरीके से कंट्रोल करना, या वहां वो सरकार हो जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली हो, यहां तक कैसे पहुंचा है? जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को एक बार समझिए, उसके बाद आपको आराम से समझ में आएगा कि आखिर ये सारा खेल चला कैसे है। जरा देखिए, वही वेनेजुएला है जिसको अमेरिका एक दौर में सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग देता है उसकी संपन्नता के लिए। उसके बाद क्या होता है? चावेज के बाद वैचारिक टकराव शुरू होता है, और उसके बाद वेनेजुएला अमेरिका की आंखों में खटकने लगता है। और क्या होता है? तेल प्रतिबंध होता है, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, तो उस पर तेल प्रतिबंध लगाया जाता है, और एक दौर में भारत पर इसका बड़ा इंपैक्ट आता है। लेकिन क्या आज इसका इंपैक्ट होगा? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गुयाना तेल विवाद क्या है और उसका वेनेजुएला के साथ क्या संबंध रहा है, और क्या वर्तमान में जो घटा है उसका गुयाना तेल विवाद से कोई लेना देना है या नहीं। क्योंकि जो 2026 में हुआ है, मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ने बता दिया है कि या तो उसके हाथों की कठपुतली बनो, या फिलहाल ट्रंप का देश हथियाओ अभियान चलता रहेगा। और क्या मादुरो को जो गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ इसलिए कि जो आरोप अमेरिका लगा रहा था कि वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में नशे की खेप आ रही है और उसके लिए मादुरो और उनकी पत्नी जिम्मेदार है? क्या वाकई में ऐसा है? आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका ने ऐसे आरोप कब कब और किस किस देश पर लगाए, कैसे वहां की सत्ता को कंट्रोल किया और फिर उन देशों को बर्बाद होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने जिक्र किया था, क्या वाकई में 50 साल पहले की एक गुप्त डील उसको वेनेजुएला ने तोड़ा है? क्या वो डील वाकई में वेनेजुएला के साथ था? अमेरिका का वो काला सच क्या है जो कई देशों को बर्बाद कर चुका है? दरअसल 1974 में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब से एक गुप्त डील की थी। सऊदी अरब से डील यह थी कि दुनिया में जितना भी तेल बिकेगा वो अमेरिकी डॉलर में ही बिकेगा, और बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देगा। हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती। अमेरिका जितने चाहे डॉलर छाप सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर से तेल खरीदती रही, और इससे अमेरिका की सेना, वहां की कल्याण योजनाएं और यहां तक कि जो घाटा था उसका खर्च चलता था। पेट्रो डॉलर दरअसल वही एक पूरा व्यापार, या कहें कि एक पूरा प्रोसेस जिस पर अमेरिका टिका था, और यही पेट्रो डॉलर अमेरिका की आर्थिक ताकत की नींव थी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहा कि कोई हथियार या जहाज नहीं, बल्कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है।
आप अंदाजा लगाइए कितना है, 303 अरब बैरल। 303 अरब बैरल, यह सऊदी अरब से कहीं ज्यादा है और दुनिया के कुल तेल का 20% है। लेकिन वेनेजुएला ने 2018 में घोषणा की और वो अमेरिका की आंखों में किरकिरी की तरह रही। 2018 में वेनेजुएला ने घोषणा की कि वो डॉलर से आजाद हो जाएगा और उन्होंने अपना तेल चीनी युआन, यूरो, रूबल या किसी भी करेंसी में बेचना शुरू कर दिया, डॉलर को छोड़कर। और वो ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका में शामिल होने की कोशिश भी कर रहा था। चीन के साथ सीधे पेमेंट चैनल बना रहा था। वो स्विफ्ट यानी कि डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम को बाईपास कर रहा था। इतने तेल से वो दशकों तक डॉलर विरोधी अभियान चला सकते थे। वो अमेरिका के लिए खतरा बन चुका था, क्योंकि अगर वेनेजुएला सफल होता तो दूसरे देश भी डॉलर छोड़ देते। और इसीलिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि अमेरिका के अंदर नशे की बड़ी खेप की वजह से उसको उठाया गया, ऐसा नहीं है। अमेरिका को डर सता रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जिसके पास है, अगर वो डॉलर के अंदर ट्रेड करना छोड़ देगा तो अमेरिका की पेट्रो डॉलर के ऊपर आधारित इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने पहली बार ऐसा नहीं किया है कि किसी देश की संप्रभुता को सीधे तौर पर सवाल किया है। हालांकि अमेरिका यह कह रहा है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया है और ट्रंप नेशन फर्स्ट की नीति के साथ चल रहे हैं। अमेरिका में हो सकता है इसको जस्टिफाई किया जाए, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही है? इसको समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण समझने होंगे। तो शुरू करते हैं साल 2000 से। 2000 में इराक के सद्दाम हुसैन ने कहा कि तेल यूरो में बेचेंगे, डॉलर में नहीं बेचेंगे। और इसका अंजाम क्या हुआ? 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम को उठा लिया गया और उसको फांसी की सजा दे दी गई। और इसका आगे परिणाम क्या रहा? वहां फिर से तेल डॉलर में ही बिकने लगा, जबकि जनसंहारक हथियार मिले ही नहीं, जिसके आरोप सद्दाम हुसैन पर लगाए गए, क्योंकि वो थे ही नहीं। आगे देखिए जरा, 2009 में लीबिया के गद्दाफी ने गोल्ड दिनार नाम की अफ्रीकी करेंसी बनाने का प्रस्ताव दिया, जो सोने पर आधारित होती और तेल व्यापार के लिए इस्तेमाल होती, यानी कि डॉलर का इस्तेमाल नहीं होना था। हिलरी क्लिंटन के लीक ईमेल से यह पता चला कि हमले की मुख्य वजह थी। ईमेल में लिखा गया है कि यह सोना लीबियाई गोल्ड दिनार पर आधारित पैन अफ्रीकी करेंसी बनाने के लिए था। जबकि 2011 में नाटो ने लीबिया पर बमबारी की और गद्दाफी को मार गिराया गया। क्लिंटन ने कैमरे पर हंसते हुए कहा था कि हम आए, हमने देखा, वो मर गया। अब लीबिया में गुलामी का बाजार है और वहां फिर से बाकायदा डॉलर आधारित ट्रेड हो रहा है। अब जरा सोचिए मादुरो की बारी है। उनके पास सद्दाम और गद्दाफी से 5 गुना ज्यादा तेल है। वो युआन में तेल बेच रहे हैं, ब्रिक्स में शामिल होने वाले थे, चीन, रूस, ईरान से जुड़ रहे थे और ये तीनों देश डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या वाकई में अमेरिका ने डॉलर की पावर को बनाए रखने के लिए एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया? और यही वजह है कि वर्तमान में कौन कौन से और देश ऐसे हैं जो दहशत में हैं। वो क्यूबा से लेकर कोलंबिया तक सब आज के दौर में अमेरिका से डरे हुए हैं। और ये वो देश हैं जो एक दौर में अमेरिका से ही सुरक्षा ले रही थी। जरा देखिए कौन क्या कह रहा है। अगर बात करें ब्राजील की, तो राष्ट्रपति लूला ने इसे एक अस्वीकार्य रेखा पार करना बताया। वो कह रहे हैं कि इसको किसी भी सूरत में स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। आगे जरा देखिए क्यूबा क्या कह रहा है। क्यूबा कह रहा है कि सभी क्षेत्रीय राष्ट्रों की सतर्क रहना सभी को चाहिए, क्योंकि खतरा अब सब पर मंडरा रहा है। वो ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है जो अमेरिका के ऊपर था। कोलंबिया जरा देखिए, कोलंबिया क्या कह रहा है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसे दक्षिण अमेरिका की संप्रभुता पर खतरा बताया है। मैक्सिको क्या कह रहा है। राष्ट्रपति क्लाउडिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। ये देश खुलकर विरोध करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस समर्थन में नहीं है। अमेरिका के समर्थन में भी बहुत से देश हैं, लेकिन जो किया गया
उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यह बाध्य करते हैं कि कोई किसी देश के अंदर जाकर इस तरीके से वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो फिर ट्रंप ने यह कैसे किया? क्या ट्रंप यूनाइटेड नेशन से ऊपर हो चले हैं? क्या ट्रंप इंटरनेशनल कोर्ट से ऊपर हो चुके हैं? ट्रंप इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो है कोरोलरी। दरअसल ये अमेरिका की नई सुरक्षा या कहें कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है और बहुत पुरानी नहीं है। दिसंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी, यानी कि बाकायदा वेनेजुएला पर यह पूरी एक्सरसाइज उससे पहले चल रही थी, लेकिन इस एक्सरसाइज को किस कानून के तहत सही ठहराया जाए, इसको मंजूरी दिसंबर 2025 में ही दी गई और इसके तहत अमेरिका को इंटरनेशनल पुलिस पावर की भूमिका दी जाती है। अमेरिका खुद दे रहा है। यह 1823 की मूल मुनरो डॉक्ट्रिन और बाद में आई रूजवेल्ट कोरोलरी पर आधारित है। इसमें पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी सर्वोच्चता को राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य शर्त बताया गया और इसी का फायदा उठाकर अमेरिका ने यह खेल किया। लेकिन यह खेल शुद्ध रूप से तेल का खेल। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? एक आंकड़ा आपको देते हैं कि दुनिया में जो देश इस वक्त तेल निर्यातक देश हैं या जिन देशों के पास तेल का अकूत भंडार है, उसमें सबसे ज्यादा किसके पास है और क्यों अमेरिका की इस पूरी कार्रवाई से उसे सीधा कनेक्ट किया जा रहा है, जरा देखिए। यह खेल बहुत अलग है। इस खेल के अंदर देखिए, वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है, सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल है, ईरान के पास 209 बिलियन बैरल है, कनाडा के पास 163 बिलियन बैरल, इराक के पास 145 बिलियन बैरल, यूएई के पास 113 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है, जबकि कुवैत के पास 102 बिलियन बैरल, रूस के पास 80 बिलियन बैरल, अमेरिका के पास 74 बिलियन बैरल, लीबिया के पास 48 बिलियन बैरल और इसके टॉप पर जो बैठा है, इसके टॉप पर है वेनेजुएला। वो वेनेजुएला जो आज अमेरिका की इस एक्शन के बाद दो खोमे में बटा हुआ है। एक वो खेमा है जो सोच रहा है कि अब ट्रंप आधारित सरकार होगी और उसके वो मुखिया होंगे, और दूसरा वो खेमा जो मदुरै से कनेक्ट है और जो सोच रहा है कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया। तो क्या वाकई में दुनिया के लिए नई आफत बन गया है ट्रंप का कोरोलरी? क्योंकि अगर कोरोली का फायदा उठाकर ट्रंप वेनेजुएला को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस लिस्ट में और भी बहुत से देश हो सकते हैं जो परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन उनके पास प्राकृतिक संपदा का अकूत भंडार है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने औपचारिक रूप से अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मंजूरी दी और इसे ही ट्रंप कोरोलरी नाम दिया गया। अमेरिका की यह नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पिछले 100 सालों में पहली बार पश्चिमी गोलार्ध में उसकी ताकत दिखाने की सबसे आक्रामक कोशिश मानी जा रही है और इसका प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लैटिन अमेरिका से लेकर रूस और चाइना तक पूरी दुनिया की राजनीति पर लंबे समय तक इसका असर दिखाई दे सकता है। वेनेजुएला पर ट्रंप का अभूतपूर्व कब्जा इसी नई नीति का प्रत्यक्ष नतीजा माना जा रहा है और इसीलिए ट्रंप की नीति दुनिया भर के देशों के लिए नई आफत बन सकती है। लेकिन इस नई नीति का पहला शिकार यकीनन वेनेजुएला हुआ है, क्योंकि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हवाई हमले किए गए, जिसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2020 में मादुरो पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए थे और ट्रंप प्रशासन ने मादुरो के खिलाफ इस कार्रवाई को ड्रग कार्टेल से जोड़ा रखा। एक शासन के खिलाफ निर्णायक कदम भी बताया गया है। ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों पर कंट्रोल का संकेत दिया। उन्होंने वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों को ले जाने की भी बात कही। आपको बता दें कि हालांकि
आज से 50 साल पहले अमेरिका की ही जुड़ी कंपनियां वेनेजुएला में तेल निकालने का काम कर रही थी। लेकिन क्या यह वाकई में ट्रंप का मास्टर प्लान है और क्या यह महज इत्तेफाक है कि एक जंग शांति की तरफ बढ़ती है और अमेरिका एक नया मोर्चा खोल देता है? जरा यह भी देखिए कि ट्रंप का क्या वाकई में यह मास्टर प्लान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि वेनेजुएला की पूरी लड़ाई असल में तेल संसाधनों को नियंत्रण को लेकर है और इसके बड़े संकेत हैं। बड़े संकेत दरअसल यह कि दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। दशकों से बदहाल पड़े वेनेजुएला के तेल कुओं और पाइपलाइनों को अमेरिकी तकनीक से ठीक किया जाएगा। हम तेल निकालेंगे और इसे पूरी दुनिया को बेचेंगे। कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान कह रहा है कि वेनेजुएला हमारे कंट्रोल में है, वेनेजुएला हमारा है, वहां कोई सरकार नहीं है, वहां किसी का नियंत्रण नहीं है। अब वेनेजुएला का दोहन हम ही करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक दौर में इराक का किया, सीरिया का किया, अफगानिस्तान का किया, वियतनाम और अब वेनेजुएला। इसमें और भी देश हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में अमेरिका की पूरी इकॉनमी डॉलर पर आधारित है और क्या पूरा का पूरा डॉलर का स्ट्रक्चर क्रूड ऑयल पर आधारित है और क्या इसीलिए पेट्रो क्रूड या पेट्रो डॉलर कहिए, वो अमेरिका के अंदर वेनेजुएला के इस कदम के बाद मर रहा था? क्या वो कमजोर हो रहा था? क्योंकि वर्तमान में दुनिया के अंदर क्या चल रहा था जरा देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूबल और युआन में तेल बेचा जा रहा था, ना कि डॉलर के अंदर। सऊदी अरब युआन में सेटलमेंट पर विचार कर रहा था, ना कि डॉलर में। ईरान सालों से गैर डॉलर करेंसी में व्यापार कर रहा है और इससे अमेरिका को झटका लगा। वहीं चीन ने CIPS सिस्टम बनाया जो 185 देशों के 4800 बैंकों से जुड़ा है, जो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, वहां की स्थानीय करेंसी में करेंगे। ब्रिक्स स्थानीय करेंसी में ट्रेड के लिए सिस्टम बना रहा है। एम ब्रिज प्रोजेक्ट से सेंट्रल बैंक तुरंत लोकल करेंसी में सेटलमेंट कर सकते हैं, डॉलर की जरूरत नहीं है। और सोचिए अगर वेनेजुएला भी ब्रिक्स में शामिल हो जाता तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती। ब्रिक्स से दुनिया की 40% GDP सीधा कंट्रोल करता और अमेरिकी डॉलर मर जाता। तो क्या अमेरिका ने खुद को जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए इस बार वेनेजुएला की आहुति दे दी है? लेकिन इस आहुति के बाद दुनिया फिर से दो खेमे में बटी नजर आई। एक जो ट्रंप के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और दूसरे जो इसे वेनेजुएला की संप्रभुता के लिए खतरा और दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। तो जरा यह भी देख लीजिए कि कौन कौन से देश किधर खड़े हुए हैं। एक नजर में इसे भी देखिए। जो दो खेमे के अंदर दुनिया बटी है, उसमें अगर बात करें अमेरिका की कार्रवाई के समर्थक देश, तो उसमें अर्जेंटीना है, इजराइल है, पेरू है, अल साल्वाडोर है, इक्वाडोर है, अल्बानिया है, फ्रांस है और ब्रिटेन, जिन्होंने खुलकर समर्थन किया है। जबकि दूसरी तरफ जो विरोध करें, आलोचना कर रहे हैं, उसमें रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, उरुग्वे, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, घाना और सिंगापुर। इन सब के बीच में भारत एक बार फिर से तटस्थ है। वो कह रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन देशों ने प्रतिक्रिया दी है। रूस और चीन के लिए सबसे पहले जरा देखिए ट्रंप का मैसेज क्या है। वेनेजुएला पर हमला ट्रंप की नई नीति का पहला उदाहरण है। ट्रंप कोलोरेडी पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुता को दोबारा स्थापित करती है और इसका मकसद चीन और रूस जैसे बाहरी प्रतिद्वंदियों को गोलार्ध से बाहर रखना है। साथ ही अहम संसाधनों और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने अमेरिका पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहता है। मादुरो के शासन में वेनेजुएला चीन, रूस और ईरान के लिए एक अहम केंद्र बन गया था। चीन ने 2007 से अब तक वेनेजुएला को $60 अरब से ज्यादा का कर्ज दिया। रूस ने सैन्य सहयोग किया और ईरान से भी रिश्ते मजबूत हुए। मादुरो की गिरफ्तारी के जरिए अमेरिका इन गठबंधनों को तोड़ना चाहता है और वेनेजुएला को अपने हितों के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है, या कहीं की कठपुतली बनाना चाहता है। वहीं वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना चाहता है।
अमेरिका को तेल के मामले में आजाद बनाएगा और इससे सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई और अब वेनेजुएला में अपने ऑपरेशन। ट्रंप ये संदेश देना चाहते हैं कि वो निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा आप याद कीजिए, पनामा नहर हो या ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे भी ट्रंप की सोच का हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि अगला नंबर उनका हो सकता है। तो जरा समझिए रूस पर इसका असर क्या है। जो रूस के एक्सपर्ट हैं वो इसे अमेरिकी विदेश नीति का पुतिनीकरण बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी मौजूदा राष्ट्रपति को सैन्य बल के जरिए हटाकर अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि दुनिया में एक बार फिर से बड़ी ताकतों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र ही सबसे अहम नियम बन गया है। रूस इस कार्रवाई का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी आलोचना को कमजोर करने के लिए कर रहा है। हालांकि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला रूस की सीमित शक्ति क्षमता को भी दिखाता है और रूस और वेनेजुएला में 2025 में एक रणनीतिक समझौता हुआ था, जिसमें रूस ने कहा था कि वो संकट में वेनेजुएला के नेतृत्व की मदद करेगा। लेकिन अफसोस, मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान रूस कुछ नहीं कर पाया। तो क्या यह सीधे तौर पर रूस को चुनौती है या पर रूस के साथ चीन के लिए भी यह चुनौती है, क्योंकि वेनेजुएला में जो दाव है वो कहीं बड़े खेले गए। वो वेनेजुएला का सबसे बड़ा कर्जदाता और प्रमुख तेल खरीदार चाइना बन चुका है। अमेरिकी कार्रवाई से चीन का यह समीकरण बिगड़ सकता है। तेल पर अमेरिकी नियंत्रण से निर्यात की दिशा बदल सकती है, जिससे चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप कोरोलरी का मकसद चीनी स्वामित्व को सीमित करना है। तो क्या यह सिर्फ वेनेजुएला पर अटैक है या वेनेजुएला के जरिए रूस को कमजोर करना और चाइना को कमजोर करने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है? लेकिन क्या इसने एक और मोर्चे को खोल दिया है? क्या जो चीन और ताइवान के बीच में चल रहा था, क्या चाइना को उसने एक तरीके से बाध्य कर दिया है कि वो ताइवान पर वो एक्शन ले सकता है जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर दिया? क्योंकि ताइवान पर चीनी हमले को हरी झंडी के जैसा ये हो सकता है। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई से वैश्विक संतुलन बिगड़ सकता है। चिली के पूर्व राजदूत जॉर्ज हेन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है तो बीजिंग कहेगा कि ताइवान पर दावा ज्यादा मजबूत है। ट्रंप के एक्शन से चीन अब ताइवान या दक्षिण चीन सागर पर अपने कदमों के लिए नया खाका तैयार कर सकता है। तो क्या नए मोर्चे खुलने? लेकिन जरा अब ये और देखिए कि वेनेजुएला के बाद अब आगे क्या? ट्रंप के निशाने पर क्या? ट्रंप का देश हथियाओ अभियान किन देशों के लिए खतरा बन चुका है? एक नजर में जरा ये भी देखिए। इनके बारे में इन डेप्थ हम आपको कई बार बता चुके हैं। कनाडा, जिसको अमेरिका वैसे ही ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का अभिन्न अंग बता चुका है। ग्रीनलैंड को तो वो मानता ही अपना है। और पनामा का जो विवाद है उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सी रास्ते से ट्रेड होता है उसमें 40 से 45% पनामा नहर के थ्रू होता है और इसके निर्माण में अमेरिका की भूमिका रही है। तो क्या अब ये वो देश हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका के निशाने पर है? क्योंकि याद कीजिए, ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कई बार दोहराई है। पनामा पर क्या कहा? वो कहते हैं कि पनामा नहर को हम कब्जा लेंगे, ये अमेरिका के लिए जरूरी है। अब जरा भारत की बात कर लेते हैं। भारत को इस पूरे एक्शन के बाद क्या वाकई में कोई फायदा होना है? वेनेजुएला के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, क्या व्यापार है? एक तरफ तो दरअसल यह है कि ओएनजीसी और अन्य भारतीय कंपनियों का वेनेजुएला में $1 बिलियन का बकाया है, जो पैसा वापस आया नहीं। अब कहा जा रहा है कि अगर नई सरकार प्रो यूएस सरकार होती है तो यह राशि जल्दी भारतीय कंपनियों को मिल सकती है, ऐसी संभावना है। वहीं भारत की जो रिफाइनरियां हैं वो वेनेजुएला के कच्चे तेल को अच्छे से प्रोसेस कर सकती हैं। प्रतिबंध हटने पर सस्ता और अच्छा क्रूड ऑयल उपलब्ध हो सकता है, एक नया मोर्चा खुल सकता है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि वेनेजुएला में उत्पादन बढ़कर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ही पहुंचेगा, जो अभी लगभग 1 मिलियन प्रति बैरल है। इससे वैश्विक सप्लाई बढ़ेगी और तेल के दाम नीचे आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में भारत जो वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीद रहा है वो कुल खरीद का सिर्फ 0.3% है। तो क्या ट्रंप एक अलग तरीके से
दुनिया को देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टैरिफ के जरिए उनको अपने अमेरिका के अंडर लेकर आना या अमेरिकी शर्तों के साथ ट्रेड करना, उसके बाद जो जो खतरा है अमेरिका के लिए, पेट्रो डॉलर के लिए, उन पर वेनेजुएला की तरह अटैक करना। और क्या ये ट्रंप की वो नीति है जो उसकी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए अगर देशों को हथियाना पड़े तो वो हथियाएंगे? क्या इससे दुनिया को खतरा है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।